मुंबई किसकी है, गुजरात की या महाराष्ट्र की? यह सवाल दोस्तों आज का नहीं है। यह सवाल 1950 के दशक में पूरे भारत में उठ चुका था। उस दौर में कुछ बुद्धिजीवी यह कह रहे थे कि मुंबई या तो गुजरात को दे दो या फिर उसे स्वतंत्र राज्य बना दो। कांग्रेस के कुछ नेताओं ने तो यहाँ तक कह दिया कि जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक मुंबई महाराष्ट्र को नहीं दी जाएगी। यह भी कहा गया कि अगले 5000 वर्षों तक मुंबई महाराष्ट्र को नहीं मिलेगी। लेकिन इसके बावजूद मराठी इंसान जो है वो संघर्ष करता रहा। मराठी राजनीतिक नेता, विचारक, साहित्यकार, शायर सभी सड़कों पर उतर आए और मराठी लोगों को हर जगह दबाया गया। उन पर सीधे गोलीबारी भी की गई, कई लोग शहीद भी हो गए। लेकिन फिर एक ऐसा इंसान सामने आया जिसने संपूर्ण तख्ता पलट दिया। उनका नाम था डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर। जी हाँ दोस्तों, आज जो हम महाराष्ट्र में मुंबई देख रहे हैं उसका श्रेय सिर्फ एक इंसान को जाता है, वो मतलब बाबा साहब आम्बेडकर। क्या है पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा, तो दोस्तों वीडियो को आपको अंत तक जरूर देखना है। किस शहर से आप हमारा वीडियो देख रहे हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में बताना है, ताकि मुझे भी पता चले कि हमारा वीडियो किस किस शहर और किस किस देश में देखा जाता है। चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो दोस्तों। संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन में एस.एम. जोशी, कॉमरेड डांगे, सेनापति बापट, आचार्य अत्रे, केशवराव जेधे, उद्धवराव पाटील, नारायण गोरे, प्रबोधनकार ठाकरे, अण्णाभाऊ साठे, अमर शेख, ऐसी अनेक मराठी हस्तियां आगे आई। कोई राजनीतिक स्तर पर संघर्ष कर रहा था तो कोई गांव-गांव जाकर प्रचार कर रहा था और प्रचार के जरिए सरकार पर दबाव बना रहा था। सरकार पर इतना दबाव था कि मराठी आंदोलनकारियों पर गोलीबारी तक की गई। इसमें कई लोगों की जान भी चली गई दोस्तों। इसके बाद संयुक्त महाराष्ट्र समिति के नेताओं ने दिल्ली में बाबा साहब आम्बेडकर के निवास पर जाकर उनसे मुलाकात की और इस संघर्ष में उनके और उनके अनुयायियों के समर्थन की मांग की। तब बाबा साहब ने स्पष्ट कहा, मेरा शेड्यूल कास्ट फेडरेशन संयुक्त महाराष्ट्र समिति के पीछे जिब्राल्टर की चट्टान की तरह खड़ा रहेगा। उस समय यह सिद्ध करना बेहद ज़रूरी था कि मुंबई मराठी इंसान की है और महाराष्ट्र की है, और यही से बाबा साहब आम्बेडकर निर्णायक भूमिका में सामने आए। खुद बाबा साहब का घर उस समय मुंबई के दादर में था, इसलिए मुंबई महाराष्ट्र और मराठी समाज से उनका भावनात्मक रिश्ता भी था। बाबा साहब का संघर्ष इतना प्रभावशाली था कि मुंबई का राजगृह संयुक्त महाराष्ट्र समिति की बैठकों का केंद्र बन गया। बाबा साहब ने 1948, 1953 और 1955 इन वर्षों में इस विषय पर गहन शोध और लेखन किया। 14 अक्टूबर 1948 को उन्होंने धार आयोग को एक लिखित निवेदन दिया जिसमें मराठी भाषिकों के लिए अलग राज्य की मांग का समर्थन किया गया। इसी निवेदन में उन्होंने ठोस प्रमाणों के साथ यह सिद्ध किया कि मुंबई महाराष्ट्र की अविभाज्य हिस्सा है। बाबा साहब के तर्क इतने सटीक और प्रहारक थे कि मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करने का सपना देखने वालों की बोलती बंद हो गई। उस समय मुंबई का व्यापार, उद्योग और अर्थव्यवस्था काफ़ी हद तक गुजराती समुदाय के हाथों में थी। इसलिए कुछ लोग यह दावा कर रहे थे कि मुंबई या तो गुजरात की होनी चाहिए या फिर न महाराष्ट्र की न गुजरात की, बल्कि एक स्वतंत्र राज्य। बाबा साहब ने अपने तर्कपूर्ण विश्लेषण से इस दावे को पूरी तरह खारिज कर दिया। उन्होंने अपने विरोधियों के सामने 9 सवाल रखे। यह कहने का प्रमाण क्यों है कि मुंबई कभी महाराष्ट्र का हिस्सा नहीं थी? यह किस आधार पर कहा जा सकता है कि मुंबई मराठा साम्राज्य का हिस्सा नहीं थी? यह कैसे सिद्ध करते हैं कि मुंबई में मराठी भाषिकों की संख्या सबसे अधिक नहीं थी? गुजराती मुंबई में मूल निवासी है या गुजरात के? यह दावा कितना सही है कि मुंबई एक व्यापारिक द्वीप है और पूरे भारत की है? यह कहना कितना उचित है कि गुजराती व्यापार के मालिक है और मराठी केवल मजदूर? क्या गुजरात केवल मुंबई की कमाई पर निर्भर रहने के लिए दावा कर रहा है? क्या बहुभाषिक राज्य सच में अल्पसंख्याकों के लिए अधिक सुरक्षित होते हैं? क्या राज्यों का पुनर्गठन राष्ट्रीय नहीं बल्कि तर्कसंगत होना चाहिए? इन सभी सवालों का जवाब देते समय बाबा साहब ने इतिहास और भूगोल दोनों के प्रमाण सामने रखे। सातवाहन, चालुक्य और शिलाहार काल से लेकर यह स्पष्ट होता है कि मराठों ने गुजरात पर शासन किया, लेकिन गुजरातियों ने कभी महाराष्ट्र पर शासन नहीं किया। भूगोल भी यही कहता है कि अरब सागर से लगा हुआ मुंबई का प्राकृतिक संबंध महाराष्ट्र से है, गुजरात से नहीं। 1941 की जनगणना के अनुसार मुंबई में 51% आबादी मराठी भाषिकों की थी। ब्रिटिश शासन के दौरान पूरे भारत से लोग रोजगार और व्यापार के लिए मुंबई आए। मराठी समाज ने सबका स्वागत किया।
क्या यही उनका अपराध था? बाबा साहब ने यह भी सिद्ध किया कि गुजराती मुंबई के मूल निवासी नहीं बल्कि गुजरात के हैं। जैसे पुर्तगाली, ब्रिटिश, फ्रेंच और डच मुंबई आए, वैसे ही गुजराती भी आए। लेकिन फ़र्क यह था कि ब्रिटिशों ने गुजराती व्यापारियों को मध्यस्थ दलाल के रूप में मुंबई बुलाया था। 1671 में ब्रिटिश गुजराती लिखित करार, महाजन सभा और ब्रिटिश सरकार के पत्राचार, ये सारे दस्तावेज बाबा साहब ने सामने रखे। इन समझौतों के तहत गुजरातियों को मुफ्त ज़मीन, कर में छूट, गोदाम, कारखाने और व्यापारिक सुरक्षा दी गई। यही नहीं, गुजरातियों ने कोलकाता में भी व्यापार किया। बिहार की खानों में भी उनकी हिस्सेदारी है, तो क्या कोलकाता और बिहार को भी गुजरात से जोड़ दिया जाए? इसके बाद बाबा साहब ने अंतिम और निर्णायक प्रश्न उठाया, मुंबई को पानी कौन देता है, महाराष्ट्र या गुजरात? बिजली कहाँ से आती है, कामगार शक्ति किसकी है? जब पानी, बिजली और श्रम तीनों महाराष्ट्र के हैं, तो मुंबई पर अधिकार भी महाराष्ट्र का ही है। इन प्रमाणों के सामने तत्कालीन सरकार और विरोधी पूरी तरह निरुत्तर हो गए। कांग्रेस सरकार भी हिल गई। मोरारजी देसाई जैसे नेताओं के सामने नई चुनौती खड़ी हो गई। 1956 में बाबा साहब का महापरिनिर्वाण हुआ, लेकिन उससे पहले ही वे यह ऐतिहासिक सत्य स्थापित कर चुके थे कि मुंबई महाराष्ट्र की है। 1960 में महाराष्ट्र राज्य का गठन हुआ, मुंबई उसकी राजधानी बनी। लेकिन इस ऐतिहासिक क्षण को देखने के लिए बाबा साहब हमारे बीच नहीं थे। आज जब हम संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन के हुतात्माओं, नेताओं और शहीदों को याद करते हैं, तो हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि महाराष्ट्र और मुंबई के लिए डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का योगदान अमूल्य और अविस्मरणीय है। दोस्तों, ये थी मुंबई की सच्चाई। आज महाराष्ट्र में मुंबई जो है वो एक दिल की तरह है। हमारी आन बान शान है मुंबई। बॉलीवुड भी मुंबई में ही है दोस्तों, और इस मुंबई को बचाया बाबा साहब आम्बेडकर ने। कैसे लगी दोस्तों आपको हमारी आज की ये जानकारी? हमें कमेंट में अवश्य बताएं। क्या आपको पता था कि बाबा साहब ने मुंबई बचाई? ये भी अवश्य बताएं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक सभी को दोस्तों नमो बुद्धाय, जय भीम।